कंटिन्यू आनंद लो। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बेवड़ा हूँ, मध्य सत्ता हूँ, अनकोली को। हाय आनंद भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम वो मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी की वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ और जीने में मजा आ रही। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ तो मैं वो सच होता है। और जब मैं प्रयास करने की बात करता हूँ तभी जैसे हमारे अजय भाई, हमारी आरआईडी जो फैक्टर है वो कभी जागृत हो जाता है, हमें परेशान करता है, हम अस्वस्थ हो जाते, चिड़चिड़े हो जाते, बेचैन हो जाते, तो वो पर्टिकुलर जो कंडीशन है, परिस्थिति है, उसको हम हैंडल नहीं कर पाते। तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छी जिंदगी, सुकून भरी जिंदगी जीने की प्रयास कर रहा हूँ। आज का दिन सुकून भरा है, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दोस्तों, ये आज का जो विषय है, ये विषय को मैं जब देखता हूँ, सबसे पहले तो मैं हमारे जगदीश भाई का वेलकम करूंगा, उनका स्वागत करूंगा कि एल्कोहलिक एनोनिमस में आप आते रहिए। सिर्फ एक दिन के आधार पर हमें वो खुशी, वो ताकत, वो सब जो हमारी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती है। सिर्फ हमको आना पड़ेगा। और आते आते दोस्तों, मुझे वो सब करना पड़ेगा जो हमारे पहले वीरेंद्र भाई ने किया है, संदीप भाई ने किया है। वो सुकून जो हासिल करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, ये मुझे भी करने पड़ते हैं। और मात्र एक दिन के आधार पर दोस्तों, ऐसे ही एक दिन का आधार ले लेकर मैंने आज अपने जिंदगी में 1996 दिन मैं शराब से दूर रह सका हूँ, मात्र एक दिन का आधार लेकर। ये प्रोग्राम काम करता है। सिर्फ मुझे अपनी वो शक्तिहीनता का, वो गतिहीनता का एनालिसिस करते रहना पड़ता, विश्लेषण करना पड़ता है। जो मेरी कमजोरियां है, जिसको हम पैरालिसिस मतलब पक्षाघात कहते हैं, गतिहीनता कहते हैं, रुक जाना कहते हैं, पैरालाइज हो जाता है जिंदगी। और ये जिंदगी मेरी पैरालाइज हो गई तो किस कारण हुई, इसका जब तक के मैं विश्लेषण नहीं करता, मुझे वो रिकवरी नहीं मिलती। वो चीजें जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि सुकून की बात कर रहा हूँ, आत्म संतुष्टि की बात कर रहा हूँ, ये जब मुझे मिलता है उसके लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ता है। मुझे मेरी कमियां, मेरी खामियां, मेरी गलतियां, मेरे पाप, सब कुछ मुझे खुद होके देखना पड़ता है। ये सब्जेक्ट को हम दूसरी तरह भी शेयर किया जा सकता है या बोला जा सकता है कि पैरालिसिस इज अल्कोहलिज्म। मतलब ये गतिहीनता मतलब मेरी शराबियत है, और एनालिसिस इज रिकवरी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये विषय मैं आज आपके साथ ये विषय के अनुसार मैं अपने अनुभव शेयर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो जिंदगी क्यों रुकी थी, क्यों गतिहीनता आई थी जिंदगी में, आइए मेरे साथ चलते हैं, मेरी जिंदगी में झांकने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर के हालात ठीक नहीं थे। पिताजी का एक व्यापार के कारण, ये छोटा सा व्यापार था, उसके लिए उनको हमेशा गांव के बाहर 3 दिन जाना पड़ता था, गांव छोड़ना पड़ता था। और मेरे घर में जो बैल भैंस वगैरह होती थी उसको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था। दोस्तों, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, पढ़ाई करना अच्छा लगता था, लेकिन जब से मुझे याद पड़ता है मेरी जिंदगी, मैं हफ्ते में 3 दिन स्कूल नहीं जा पाया। मैं हमेशा ये प्रयास करता था, जो काम मुझे बताया जाता था घर के लोगों द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा, उसको टालने का प्रयास करता था। मुझे ये लगता था क्या मेरा जन्म ये गाय ढोर या भैंसे चराने के लिए हुआ है। मुझे अच्छी जिंदगी मिलना चाहिए थी, मुझे अच्छा परिवार मिलने चाहिए था। ईश्वर से नाराज, परिवार से नाराज, अपने पिताजी से हमेशा गुस्सा खाया हुआ, उनके बारे में रिजेंटमेंट रखने वाला व्यक्ति मैं 10वीं का एग्जाम दिया दोस्तों। जब से मुझे 6वीं 7वीं से मुझे याद पड़ता है कि मैंने वो भैंसे गाय चराई है। और 10वीं का जब एग्जाम दिया दोस्तों, ग्रेस ऑफ गॉड अभी महसूस होती है। उस वक्त मुझे इन चीजों का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मैंने खुद का एनालिसिस नहीं किया था, मैंने खुद के जिंदगी का खुद का विश्लेषण नहीं कर पाया था। मैं उस वक्त, अभी ये ग्रेस इसलिए मैं बोल सकता हूँ ईश्वर का कि मैं सिर्फ 4 दिन स्कूल गया,
और 4-3 स्कूल जाने के बावजूद भी मेरा जो रिजल्ट आया, जो मुझे मार्क्स आए थे, दैट वाज़ लाइक मेरिट लेवल मार्क। मतलब 80% के ऊपर मुझे मार्क्स आए थे और उसके बदौलत मैंने अपने जिले के जगह जो कि वर्धा है, वहाँ पे मैंने साइंस के लिए एडमिशन लिया और एडमिशन जब मेरा हुआ वो 2 साल थे, उसमें मेरा वो पीछा छूट गया था बैलों से, भैंसों से। मैं पढ़ाई कर पा रहा था और ये पढ़ाई के कारण मुझे लगता था कि कुछ और ज़्यादा हासिल होगा, लेकिन दोस्तों जो परसेंटेज आए, वो 78.12% थे और उसके कारण मैंने आप ही के नागपुर में एक ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया और वो दौर मुझे याद है। जो हॉस्टल में मैं रहता था, वो हॉस्टल में मेरे कुछ कलीग, मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहते थे हॉस्टल पे, तरबूज से शराब बनाते थे। वो चीज़ें जब मैं देख रहा था, वो एक तरबूज लेते थे, उस 1 किलो का अगर तरबूज है, उसमें 50 ग्राम शक्कर डाली जाती थी, उसको सेलो टेप से चिपकाया जाता था और फिर उसको 24 घंटा बंद डब्बे में रख के, उसको अंधेरे में रखते थे और दूसरे दिन जब 24 घंटे के बाद वो खोला जाता था, उसका पूरा पानी हुआ रहता था और वो पानी छान के मेरे सब दोस्त पीते थे, उनको मज़ा आती थी, उनको नशा आती थी। दे वर द ग्रेट साइंटिस्ट। एक बंद कमरे में तरबूज और शक्कर के द्वारा शराब बनाई जा सकती है या फिर उससे वो नशा हासिल हो सकता है, ये चीज मेरे लिए नई थी। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं हमेशा एक विषय शेयर करता हूँ, एक सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंदीदा है। वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचारों की है, मेरी भावनाओं की है, मेरी वास्तविकता की है। उस वक़्त मुझे मेरी वास्तविकता पता थी दोस्तों, कि मैं बहुत ही गरीब घर से आया हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी को सँवारना है, उसको अच्छा करना है, मेरे परिवार को साथ देना है, परिवार का भविष्य, अपना भविष्य, ये सब मैं जानता था, वास्तविकता का मुझे पता था, इसलिए मैं वो चारों साल शराब नहीं पी पाया दोस्तों। हमारी किताबों में भी लिखा गया है, मराठी में लिखा गया है, वास्तविकतेपासून पलायनवाद म्हणजे मद्यपान। जो मेरी वास्तविकता होती है, उससे मैं जब भागने का प्रयास करता हूँ, वो शराबियत है। शराब पीना मुझे लगता था मेरा शराब प्रॉब्लम है, लेकिन जो 5 साल, 5 महीना और 18 दिन का जो सफ़र मैंने आपके सहयोग से, ईश्वर के मार्गदर्शन द्वारा, पार स्पॉन्सर के मार्गदर्शन द्वारा, उसका आदेश जो है मेरे लिए, वो मानते हुए जब निकालता हूँ और ये कर पाया हूँ, तो आज मुझे एहसास होता है कि मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं थी। इनर स्पिरिचुअल मेलोडी, आई, सेल्फ एंड मी। ये जो मेरे में का मैं था, मेरे में का वो सेल्फ था, मुझे आता है, मैं कर लेता हूँ, आई हैव ए पोटेंशियल, मुझ में काबिलियत है, मुझ में ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये मैं, ये सबसे बड़ा मेरा मुझे ये बीमारी में लाने वाला सबसे अगर कुछ बड़ा पार्ट जिसने निभाया होगा, ये है मेरा आई, सेल्फ और मी। स्वार्थ, आत्मकेंद्रितता, ये मेरे दुर्गुण जो है, ये काफ़ी चरम सीमा पर उस वक़्त नहीं थे। मुझे मेरे वास्तविकता का एहसास था, लेकिन जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो गया, मैं एक शहर में आया, वहाँ मुझे जूनियर इंजीनियर का जॉब लगा और वो जॉब करने के बाद में जो पहली सैलरी आई थी दोस्तों, उस वक़्त मुझे भी लगने लगा, वो शराब जो है, जो मैंने 4 साल अपने नज़रों के सामने मेरे दोस्तों को, मेरे कलीगों को झूमते हुए देखा था, नाचते हुए देखा था, गाते हुए देखा था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था। उसने मेरे मन मस्तिष्क में एक जगह बनाई थी। मेंटल ऑब्सेशन के बारे में कहता है अल्कोहलिक एनोनिमस। ये चीज़ उस वक़्त पैदा हो गई, जो 4 साल मैं नहीं पिया, लेकिन उसका जो मज़ा है मेरे दिमाग में बैठ गया था और मुझे जब मेरा पहला सैलरी आया दोस्तों, उस वक़्त महसूस होने लगा, मुझे लगने लगा कि थोड़ा लेने में क्या हर्ज है। एक दोस्त भी दोस्त को फ़ोर्स कर रहा था, सेलिब्रेशन की बात हो रही थी, पैसे कमाए हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये वो सब ख्वाब ख्वाब देखने लगा था। मेरे जैसे व्यक्ति के ख्वाब फेक चिल्ली वाले होते हैं। एक चिल्ली जैसा जो टहनी पे बैठता है, उसको काटने की वो शुरुआत करती है, ऐसा ही मेरा स्वभाव रहा है। मैं एक फेक चिल्ली टाइप का व्यक्ति था। मैं कल्पनाओं में जीता था, फैंटेसी जो कुछ है, उसको मैं समझ नहीं पाया था और मुझे भी लगता था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और मैं
थोड़ी सी शराब अगर पी लेता हूँ तो क्या हर्ज है। दोस्तों 1992 का वो साल था। मेरा पगार मेरे जेब में था, दोस्त का फोर्स, और मैंने आधी बियर ली थी उस वक़्त। और वो बियर लेने के बाद में ना उसके मुझे टेस्ट अच्छी लगी थी, ना उसका जो स्वाद है या फिर जो उसका कुछ जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। गले में जब गई तो पूरा जलाते हुए जा रही थी और मुझे वो खाँसी आ रही थी। मैं पूरी तरह से उसको अपने अंदर शरीर के अंदर नहीं ढकेल पा रहा था, फिर भी दोस्तों पिया। और उसके बाद में आधा 15 मिनट के बाद में जो कुछ चेंजेस हुए, फिजिकल चेंजेस हुए, कुछ मेरा मेंटल बैलेंस है, उसमें कुछ बदलाव आए। मुझे लगने लगा कि हाँ यार, ये चीज़ लेने के बाद में मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं भी कुछ अलग महसूस करता हूँ, कोई पीड़ा है, कोई दुःख है, कोई दर्द है मेरी ज़िंदगी में, उसको भूला जा सकता है। ये इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा लगने लगा और फिर मैं मौके ढूँढने लगा। दोस्तों, ये शराब ये शराबियत उस वक़्त मेरे लिए सब नया था। वही ऑफ़िस में मैं जब काम कर रहा था दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो समस्या है, ये मेरे विचारों से, मेरे भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। वो ऑफ़िस में जब मैं काम कर रहा था, वहाँ एक लोक प्रतिनिधि आता है, मुझे एक काम के लिए पूछा जाता है, वो काम हुआ नहीं हो रहता। उसके लिए वो लोक प्रतिनिधि मुझे गाली देता है, कमर के नीचे गाली देता है और मेरा सबके सामने इंसल्ट करता है। मैं उस वक़्त जवान था, खून में कुछ अलग गर्मी थी। वो जिसको सेल्फ एस्टीम कहता हूँ मैं, जिसको मैं कुछ अपना स्वाभिमान अगर कहता हूँ, वो चरम सीमा पर था और मुझे लगने लगा कि मैं साला वेल क्वालिफाइड हूँ। मेरे को ये नॉन टेक्निकल व्यक्ति शायद 10वीं 12वीं पढ़ा हो, मेरे जैसे व्यक्ति को गाली कैसे दे सकता है? इन चीज़ों को सोचते-सोचते दोस्तों मैंने शराब तो नहीं पी, शराब मैंने 6 महीना पहले सिर्फ़ आधी बियर पिया था। उस वक़्त मैं अल्कोहलिक था ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मेरे विचार और मेरे भावनाओं के साथ जुड़ी बीमारी है। वो व्यक्ति ने जो मेरा अपमान किया था 4 दिन में कंटिन्यू यही चीज़ को सोचते रहा कि मेरी ज़िंदगी क्या ऐसी लोगों की गाली खाते-खाते जीऊँगा मैं? लोगों की ये सब अपमान, ये जो इंसल्ट मेरा हुआ है, ऐसे ही सहते-सहते मैं क्या ज़िंदगी जीऊँगा? दोस्तों शराब नहीं पिया, लेकिन जो डिसीज़न मैंने लिया था, मैंने सोच लिया कि ऐसे जगह मुझे काम नहीं करना है, जहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है यार। मुझे इज़्ज़त चाहिए। मुझे कोई ओहदा मिला है, ये गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो ओहदे के अनुसार मेरा इज़्ज़त होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। और मैंने दोस्तों एक डिसीज़न ले लिया। मैंने रेज़िग्नेशन करना देने का मैंने फैसला लिया। मैं अपने डिप्टी इंजीनियर के सामने गया और उनको बोला, "सर, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। आई हैव टू रिज़ाइन दिस जॉब।" मेरा डिप्टी इंजीनियर मुझे समझा रहा था, लेकिन दोस्तों मेरे जैसा व्यक्ति शायद उस वक़्त समझ जाता तो ज़िंदगी कुछ और थी। लेकिन एक एनालिसिस करने के बाद में भी मुझे ये पता चलता है कि ज़िंदगी में वही होता है जो ईश्वर मेरे लिए चाहता है। मैं अल्कोहलिक बना, मैं शराबियत नाम की बीमारी में आया और उसी के वजह से मुझे आप जैसे अच्छे लोग मिले, जो मेरी कदर करते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरी अच्छाई हो, मेरी ज़िंदगी में तरक्की हासिल हो, मैंने आध्यात्मिक में प्रगति करूँ, सुधार हो जाए मेरी ज़िंदगी में, ये आप लोग चाहते हैं। ऐसा दोस्त का परिवार, ऐसा बहुत बड़ा परिवार, ऐसा ईश्वर जिसको मैं समझ पाया हूँ, ये सब गॉड का प्लान होता है, ईश्वर का प्लान होता है। ईश्वर ने वो ज़िंदगी मेरे हाथ से निकाल के ये ज़िंदगी अगर मुझे दी है, तो उसमें ईश्वर की कुछ प्लानिंग है। उसका कुछ मेरी ज़िंदगी के प्रति कुछ उनका दायित्व था और वो उन्होंने निभाया सही तरह से, क्योंकि आज मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं है दोस्तों। अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जो अस्त-व्यस्तताएँ मैंने ज़िंदगी के साथ की थी, जो गतिहीनता मेरी ज़िंदगी में आई थी, जो पैरालाइज़ लाइफ़ हुआ था मेरा वाला, उसके बारे में आज मुझे कोई गिल्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि वो मेरा पास्ट था। और अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे प्रेज़ेंट में जीने को कहता है। वर्क इन अ टुडे, वर्क लाइव इन अ टुडे। आज के लिए जियो, आज का सोचो, आज के लिए जो कुछ अच्छा बन पड़ता है, जो कुछ कर सकते हो आज करो, क्योंकि ना तो कल आपके हाथ में है, ना
जो गया हुआ कल आपके हाथ में था, आपके हाथ में अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक जादुई शक्ति दी है, वो है आज। मुझे जो कुछ भी करना है, वो आज करना है। मेरी लोक उपयोगिता, मेरी बदला हुआ अल्टर्ड एटीट्यूड, जिंदगी के बारे में जो मेरा एटीट्यूड में अल्टरेशन हुआ है, जो बदलाव आया है, ये सिर्फ एक दिन के आधार पे जब मैं काम करता हूँ तो होता है। लेकिन जिंदगी दोस्तों उस वक्त ऐसी नहीं थी। उस वक्त लेकिन मैं ये शेयर करने का प्रयास कर रहा था कि जो जिंदगी मैं जिया हूँ उसके बारे में मुझे आज कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कोई घृणा नहीं है वो जिंदगी से। उससे भी प्यार है, क्योंकि वो काला जो बदनुमा धब्बा धब्बा मेरी जिंदगी में है, वो मेरे लिए अनुभव है। और ये मेरे अनुभव ये एक नए भाई के लिए, जैसे कि जगदीश भाई आज है, उसके काम में आ सकते हैं। मैंने की वाली गलती अगर जगदीश भाई नहीं करेंगे तो उनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी सुधार में आएंगे। मैं अपनी गलतियां गिनाऊंगा दोस्तों, उसको एनालिसिस कैसे किया वो बताऊंगा, उसको जाना है, समझा है, परखा है, और वो परखने के बाद में जो निचोड़ मुझे मिलता है, वो मिलता है मुझे रिकवरी, मेरी सुधारना, मेरी आध्यात्मिक प्रगति। और दोस्तों जब मैंने वो रेजिग्नेशन दिया, जिंदगी में तकलीफें और बढ़ गई। मैं कुछ दिन एक आर्किटेक्ट को असिस्ट किया, उसके बाद में मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप में आया। मैं कुछ साल बाद मैं अपने नेटिव प्लेस में आया, यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग मटेरियल शॉप का खोल लिया। मैं चार्टर्ड इंजीनियर करके काम करता था, आज भी करता हूँ, ईश्वर की असीम कृपा है उसके लिए। ये एक अच्छा बिजनेस, सेटल बिजनेस है। लेकिन ये बिजनेस जब मैं किया तो उस वक्त मेरे जो स्वभाव दोस्त थे दोस्तों, वो कमियां जो मुझ में थी, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, अच्छी कमाई थी, और वेल सेटल बिजनेस, और मैं खुश था कि एक गवर्नमेंट का जॉब छोड़ने के बाद में भी वेल सेटल लाइफ जी जा सकती है, अपने जिंदगी को पुनर्प्रस्थापित किया जा सकता है, उसका पुनर्स्थापन किया जा सकता है, और उसके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं। इसलिए मैं खुश था। लेकिन दोस्तों मेरे कुछ दुर्गुण होते हैं, जो कि मेरे जैसे बेवड़े में होते हैं। मेरे कुछ ख्वाब थे, जैसा मैं शुरुआत में सोचता था, मेरा भी करोड़ 2 करोड़ का घर हो, जो हमारे अभी संदीप भाई ने बनाया है, ऐसा घर मेरा करोड़ 2 करोड़ का हो। हमारे वीरेंद्र भाई जैसे व्यक्ति ने जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी दी, वो गाड़ी मेरे पास हो। मुझे भी लगता था मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। living upon a basis of unsatisfied demand, I was in a state of continuous frustration and disturbances. ये जो अतृप्त इच्छाएं थी, जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन आता था, डिस्टर्बेंसेस आते थे, मैं खुश नहीं रह पाता था, अपने जिंदगी को बाकी लोगों की जिंदगी के साथ कंपेयर करने का प्रयास करता था, और उस वक्त दुख पैदा होता था दोस्तों। मेरे साथ पढ़े मेरे कलीग, कोई डेप्टी इंजीनियर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, और मैं साला फटीचर इंजीनियर बन के बैठा हूँ। ये चीजों को जब मैं महसूस करता था दोस्तों, तो वो ये कंपैरिजन, ये आत्मग्लानि मेरी बढ़ती थी। मैं अस्वस्थ हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था, बेचैन हो जाता था। जिंदगी में 1992 से 2011 तक की जो जिंदगी मैंने जिया, उसमें जो कुछ चढ़ाव उतार आए दोस्तों, कभी मेरी जिंदगी में खुशी आई तो कभी मेरी जिंदगी में बहुत से दुख आए। और ये दोनों से निजात पाने के लिए, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए और दुख को सहने के लिए, मुझे सिर्फ शराब ही लगी। कौन सा पिया, कितना पिया, कौन सा ब्रांड था, दैट डजेंट मैटर दोस्तों। मैं शराब क्यों पीता हूँ, और हमारे को फाउंडर लिखते हैं किताबों में, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मैं ऐसी मूर्खता भरे हरकतें क्यों करता हूँ, क्योंकि इतनी मात्रा में शराब पीना एक मूर्खता थी। और ऐसी हरकतें मैं क्यों करता हूँ, वो जब तक कि मैं उसका एनालिसिस नहीं करूंगा। वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ मेरे डिसीज, माय डिसीज जो है, मेरा जो बीमारी है, इसका मूल क्या है, जब तक कि मैं समझूंगा नहीं, वहां तक कि वो तह तक के नहीं पहुंचूंगा दोस्तों, मुझे रिकवरी हासिल नहीं होगी। और जो जिंदगी में जी रहा था, जो ख्वाब थे मेरे पूरे नहीं हुए। फिर मैं अपने दुर्गुणों की बात कर रहा था, जो मेरा बिजनेस चल रहा था,
उसमें मुझे लगता था लोगों की मदद करना चाहिए, मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, समाज के काम में आना चाहिए, कोई गौर-गरीब होते हैं दुनिया में, उनकी मैंने मदद करनी चाहिए। ये गुण तो अच्छा है दोस्तों, किसी के काम आना अच्छी चीज़ है, लेकिन लैक ऑफ पॉवर इज और डिलेमा बीडब्ल्यू लिखता आहे की तो मी. शक्तीचा अभाव हाच आमच्यासाठी यक्ष प्रश्न राहिलेला आहे. वो ताकत जो बाकी नॉर्मल लोगों में है, वो हमारे पास नहीं है। मैं किस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करूँ, किस चीज़ को नज़रअंदाज करूँ, ये ताकत मेरे पास नहीं है। उस वक़्त जब कोई कस्टमर मेरे साथ में आता था, थोड़ी-सी पहचान होती थी, दुकान पे आता था और वो हाथ जोड़ता था, "आनंद सेठ, आपके वजह से मेरे घर पे छत बन जाएगी। आप मेरे बच्चे आपको दुआएँ देंगे।" और मुझे एहसास होता था, मैं कुछ तो भी हूँ यार। वो सेठ ये शब्द सुनने के लिए, वो आनंद भाऊ ये शब्द सुनने के लिए, वो आनंद सर ये शब्द सुनने के लिए मैं अंदर से पगला जाता था। मुझे अच्छा लगता था, मुझे महसूस होता था कि मैं कुछ तो भी हूँ और मैं ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे पास काम करता था दोस्तों, मुझे लगता था मेरे वजह से इनके चूल्हे जलते हैं। अगर मैं काम करना बंद कर दूँ तो ये भूखे मर जाएँगे। मैं कुछ तो भी हूँ, आई सेल्फ और मी, ये मेरी जड़ है समस्याओं की। मैं कुछ तो भी हूँ और मैं ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। मैंने उधार बाँटना जो शुरू कर दिया, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। दैट फिगर वाज़ अबाउट 40 लैक्स। वो 40 लाख का जो उधार मैंने लोगों को बाँटा था, अब वो पूरा मेरा नहीं है। फिर ज़िंदगी में डर समाते हैं दोस्तों। ये डर मेरी श्रद्धा को कमज़ोर करते रहता है। कोई ताकत है, ईश्वर है, मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मैं उसको और अच्छा कर पाऊँगा। ये जो तकलीफ़ें मेरे साथ में हैं, उससे निजात पाऊँगा। ये चीज़ों में जो श्रद्धा होती है, ये कम होती गई और मेरी ज़िंदगी में डर समाने लगे। वो डर ऐसे थे कि ये जो 40 लाख रुपए उधार मैंने बाँट दिया, वो अगर वापस नहीं मिलेंगे, तो मैं मेरी ज़िंदगी कैसे चलाऊँगा? कोई बैंक का कर्जा है, उनको कैसे दे दे पाऊँगा? उसका भुगतान करना है, उनको वापस करना है, रीपेमेंट करना है, तो कैसे कर पाऊँगा? दोस्तों, मैंने प्रयास किए, एक रिकवरी मैनेजर रखा, लेकिन मेरी वसूली जो मेरे रिकवरी फाइनेंशियल रिकवरी थी वो 0 नहीं के बराबर थी। मैंने 26,11,323 रुपए का घाटा खा के मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ। और उस वक़्त जो डर थे दोस्तों कि कैसा होगा, क्या होगा? क्या बैंक मेरे प्रॉपर्टी को सील कर देंगी, ताला लगाएगी? लोग मुझ पे कितना हँसेंगे? मेरे व्यापार का क्या होगा? मेरे बीवी-बच्चों का क्या होगा? क्या मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी या मुझे छोड़ के चली जाएगी? इस तरह के हजारों डर, सैकड़ों डर मेरी जिंदगी में समाये थे और जैसे-जैसे ये डर बढ़ते गए दोस्तों, मेरा पीना बढ़ता गया। मेरा जो प्रॉब्लम है, जब मैंने एनालिसिस किया जिंदगी का, अपनी जिंदगी में देखा, तो मैंने 4 ही चीज़ें महसूस की जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझ में है। वो 4 कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो है आज महसूस होते हैं क्योंकि उसका विश्लेषण किया गया, उसको एनालाइज़ किया गया और वो मुझे पता चलता है कि मैं बहुत सेल्फिश व्यक्ति था। ये मेरा दुर्गुण है। मैं बहुत डिसऑनेस्ट था खुद के प्रति, लोगों के प्रति, कभी ईमानदार मैं रहा ही नहीं। ये ईमानदारी का कीड़ा मुझ में था ही नहीं। मैं बहुत अप्रामाणिक था, मैं बहुत ही बेईमान किस्म का व्यक्ति था। हर वक़्त मैं सेल्फ सीकिंग सीकिंग जिसको कहते हैं, स्वार्थ परायण में जिया हूँ। आत्म केंद्रितता मेरा दुर्गुण रहा है। और चौथी चीज़ है, आई वाज़ अ फ्राइटेंड। मैं बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, ज़िंदगी से हारा हुआ था क्योंकि ज़िंदगी ये मेरे तकलीफ़ों की वज़ह से रुक गई थी, वो उसमें गतिहीनता आई थी, पक्षघात हुआ था उसका। मैं अपनी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ढो नहीं पा रहा था, जी नहीं पा रहा था और अब मैं कहता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम पीने का था ही नहीं दोस्तों। मेरा प्रॉब्लम जीने का था। मैं जी ढंग से नहीं रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा था, इसलिए मेरा पीना बढ़ते गया। ये पीना मेरी समस्या नहीं थी या और मेरे भाइयों की नहीं होती है। मैं अपने अनुभव से महसूस करता हूँ कि हमारी समस्या पीने की नहीं है, हमारी समस्या जीने की है। जीते वक़्त मैं अपने व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं रख पाया था। मैं अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। हमेशा दुःख में रहना और हमेशा वैफल्यग्रस्त रहना,
हमेशा इन चीजों को ही महसूस करता था। खुद के काम में आने वाली जिंदगी मैं भूल गया था। सेल्फ इफिशिएंसी जो होती है, मुझ में कोई ताकत है, मुझ में कोई पोटेंशियल, ये सब पोटेंशियल ने काम करना बंद कर दिया था। मैं खुद की कोई मदद नहीं कर पाता था। और जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं कर पाता दोस्तों, मेरे जैसा अपाहिज व्यक्ति, पंगु हुआ व्यक्ति, जिसके जिंदगी की गति रुकी है, वो दूसरों को क्या मदद करेगा। और ऐसी जिंदगी जीते जीते 2015 तक के मुझे महसूस होने लगा दोस्तों कि अगर मैं शराब नहीं रोकता हूँ तो मुझे मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। ईश्वर की असीम कृपा रही है अभी तक के दोस्तों। 1992 से 2018 तक के कम ज्यादा मात्रा में मैंने शराब पी है, लेकिन अभी तक के ईश्वर की असीम कृपा की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बीवी छोड़ के नहीं गई। जो व्यापार में करता था, छोटा बड़ा जो भी कुछ है, वो आज भी कायम है। मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं। और मुझे अभी तक के कोई दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा। और मुझे कोई सलाइन तक के अभी तक के नहीं लगी। ये ग्रेस ऑफ गॉड है। मैंने भी आपके बराबरी की शराब पी है, आपकी इतनी शराब पी है। और यही चीज मेरे को रोक रही थी एक्सेप्टेंस लाने के लिए कि मैं भी आप ही के जैसा शराबी हूँ। ये कबूल करने में मुझे बहुत तकलीफ हुई दोस्तों। क्योंकि मैं देखता जिंदगी का ये पहलू देखता था, बीवी है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं किया, छोड़ दिया था, व्यापार चालू है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, पागल नहीं हुआ हूँ, जिंदगी चला रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था। और यही चीजें मुझे वो एक्सेप्टेंस है कि मैं ये बीमारी में आया हूँ, ये रोक रही थी। लेकिन जब से मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे नए भाइयों के लिए ये गुजारिश करूंगा, जैसे कि हमारे जगदीश भाई है, ये कंपेयर वाला आनंद के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। जगदीश भाई वो स्लोगन सुना कीजिए, नॉट एट। अगर अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो होने में कितना वक्त लगेगा। इस चीज का एहसास लेके एल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आइए, वो समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ये सब मेरे साथ नहीं हुआ और अगर मैं पिता रहता तो मेरी बीवी छोड़ के जाने में कितना वक्त लगता, मेरा एक्सीडेंट होने में कितना वक्त लगता, मेरा व्यापार पूरा डूबने में कितना वक्त लगता, मेरे बच्चों की हानि होने में, उनका एजुकेशनल लाइफ खत्म होने में कितना वक्त लगता। नॉट एट सुनो मेरे नए भाइयों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका भी सब मेरे जैसा हो, लेकिन जितने जल्दी मेरे जैसा व्यक्ति ये शराबियत नाम के बीमारी को कबूल करता है, उसको एनालिसिस करता है, अपनी जिंदगी का विश्लेषण करने लगता है, उसके सामने वो रिकवरी आती है जिसके लिए उसको एनालिसिस करना पड़ता है। और यहाँ जब मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं जिंदगी में शराब की जो ताकत है, शराबियत नाम की बीमारी है, शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से तहस नहस की है, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। मुझे लगता था वो लोग जिन्होंने मेरे पैसे डुबाए, वो समाज जिसको मैं अच्छा समझता था, वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जब एनालिसिस किया गया, जब विश्लेषण किया गया जिंदगी का, तो मुझे आज महसूस होता है कि इस सब के लिए मेरे दुर्गुण और मेरा जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया, मेरी सोच, मेरे विचार, ये सब जिम्मेवार है। मेरे बर्बादी के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, और कोई नहीं। और इस चीज को मैं जब एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कबूल कर लेता हूँ, तब एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है मुझे कि कोई मानवीय शक्ति तुझे इस बीमारी से निजात नहीं दे सकती, क्योंकि तेरा अच्छा और बुरा सोचने की सैनिटी तेरे पास नहीं है। और वो सिर्फ और सिर्फ हायर पावर दे सकता है, उसकी शक्ति दे सकती है, ईश्वर दे सकता है। उसकी असीम कृपा अगर मुझ पे होती है तो मुझे अच्छा और बुरा जो कुछ मेरी जिंदगी में है वो समझने की ताकत आ सकती है, वो सिर्फ हायर पावर दे सकता। तीसरी चीज मुझे यहाँ बताई जा रही थी कि जब तक के मैं अपनी जिंदगी की मनमानियां कम नहीं करूंगा, आई विल रन राइट वाला जो मेरा गुण है, दुर्गुण है, इसको जब तक के मैं नहीं छोड़ूंगा, तब तक के मेरी जिंदगी में कोई सुधार होने वाला नहीं है। कितना भी एनालिसिस कर ले, कितना भी विश्लेषण कर ले, लेकिन जब तक के मैं उन चीजों को नहीं छोड़ता हूँ, अपनी मनमानी
करने का, क्योंकि अपने मनमानी की वजह से तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब बर्बादियाँ लाई है। तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि टर्न योर व्हील एंड लाइट टुवर्ड द गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। उस शक्ति के हवाले ये तेरी इच्छा और जीवन कर दे आनंद। निर्णय ले ले, डिसीजन लेना है। ये अगर नहीं लेगा तो ज़िंदगी को सुचारू रूप से नहीं चला पाएगा। और फिर मेरे ऑनेस्टी की परीक्षा लेने वाली बात आती है, और वो है मेरी इन्वेंटरी, जिसको मैं विश्लेषण कहता हूँ। बिल डब्ल्यू लिखता है किताबों में, द कूल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट टू लुक आफ्टर देम विथ अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव। लिखता है मेरे मन माफी मेरा विश्लेषण नहीं होगा भाइयों। एल्कोहलिक एनोनिमस जैसा कहता है, बिल डब्ल्यू जैसा कहता है, जिस तरह का पर्सपेक्टिव इन लोगों ने रखा है, जिस तरह से मेरा स्पॉन्सर बोलता है, उस तरह से मुझे अपनी जिंदगी में झांकना है, निडरता से और पूरे ईमानदारी से। ये अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे रिकवरी नहीं मिलेगी। जो मैं शुरुआत में बयां कर रहा था कि मैं खुश हूँ, आत्म सुकून है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जिंदगी अच्छी है, और उसके लिए मुझे पूरे ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से मेरा एनालिसिस करना है। और एनालिसिस करने के बाद में जब मैंने अपनी जिंदगी में झांकना शुरू कर दिया, काफी तकलीफ वाला काम होता है दोस्तों। तकलीफ मतलब खुद बीमार व्यक्ति अपना ऑपरेशन अपने हाथों से करना, अपने बॉडी को चीर-फाड़ खुद के हाथ से करना, अपने अपने जिंदगी का एनालिसिस करके एक अन्य व्यक्ति के सामने, ईश्वर के सामने उसको बयान करना, उसके लिए बहुत करेज लगता है। और वो करेज मेरे जैसे व्यक्ति में शुरुआती दौर में नहीं होता है, लेकिन मेरा स्पॉन्सर, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के अनुभव, आपको मिली हुई ये अच्छी जिंदगी, ये मुझे करने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरा स्पॉन्सर मेरा हौसला बढ़ा रहा था। बहुत कुछ नहीं हुआ है आनंद तेरे साथ। तेरे से बेकार जिंदगी तो हमने जी है। मैं लिख नहीं पा रहा था, एनालिसिस नहीं कर पा रहा था जिंदगी को, लेकिन जब स्पॉन्सर ने वो हिम्मत दी, वो ताकत दी, वो आशय मेरी जिंदगी में पैदा की, और बिल डब्ल्यू पी कहता है कि हमारे पास जो कुछ है वो अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ कदम चलना जरूरी है। और ये कदम था खुद के एनालिसिस का, खुद का विश्लेषण करने का, और ये रिगरस ऑनेस्टी इसके लिए मुझे चाहिए थी। मुझे लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, मेरे बारे में सोचना है। मैंने कितने पाप किए हैं, किस तरह के पाप किए हैं, मुझे समझना था। और ये सब जब पाप मैं देखता हूँ तो मेरे चार दुर्गुण जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उभर कर आते हैं। और वो चार कैरेक्टर डिफेक्ट, जैसे कि मैं स्वार्थी, बेईमान, आत्म केंद्रित व्यक्ति, और मैं अप्रामाणिक, जिसको मैं बेईमान किस्म का व्यक्ति, और डरों से भरी हुई, ये मेरे चार दुर्गुण जब मेरे सामने आए तो उसको एक काम किए सिवाय मुझे वो हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ नहीं मिल सकती। इन चीज का एहसास आने लगा, और मैं हिम्मत करके वो जो पाप मैंने किए थे वो पाप कबूल करने लगा। मैं आप लोगों के सामने आज भी कबूल करता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की थी, मेरे मेरी ज़िंदगी में जो मैंने नहीं पाया था, उसको पाने के लिए मुझ में वो हवस आया था, लस्ट आया था दोस्तों। मैं रेती का तस्कर बन गया था। प्रेस्टीज, पावर और मनी, इसको हासिल करने के लिए मैंने हर वो नाजायज काम करने का प्रयास किया। मैं तस्कर बन गया था, रेती चोरी करता था, मेरे ट्रक, ट्रैक्टर रातों रात बहुत बड़ा गवर्नमेंट का नुकसान करते थे। और इन चीजों को मैं देखा कि जिंदा रहने के लिए या सुकून से जीने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने आज मुझे वो सैटिस्फैक्शन दिया है कि पैसा बहुत कुछ नहीं, पैसा ठीक है, जरूरत है, कुछ चीजों के लिए पैसा जरूरी, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जब जैसा मैंने पैसे के पीछे भागना शुरू किया था दोस्तों, मेरी तकलीफें बढ़ गई थी। आज पैसे को उतनी अहमियत नहीं देता, फिर भी मेरे काम जो मैंने सोच रखे, जो मैं प्रयास करता हूँ, हो जाते हैं, क्योंकि ये एहसास, ये प्रोग्राम की देन है कि गॉड इज ग्रेटर देन एवरी प्रॉब्लम आनंद यू हैव। तेरी जिंदगी में जो भी समस्या है, जो तकलीफ है, उसको निजात देने वाला तेरे पास
एक ईश्वर है, एक ताकत है, एक हायर पावर है और वो तुझे यकीनन इस समस्या से बाहर निकालेगा। इस तरह की श्रद्धा पैदा करना ही मेरे एल्कोहलिक एनोनिमस ये प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो कुछ गिफ्ट मुझे देता है एल्कोहलिक एनोनिमस, ये गिफ्ट मुझे मिला है कि मेरी जिंदगी में आज भी बहुत सी समस्याएं हैं, उससे निजात पाने की ताकत मेरे ईश्वर में, मेरे हायर पावर में, जिसको मैं समझ पाया हूँ, जिसको मैं जान पाता हूँ, जिसका एहसास मैं अपनी जिंदगी में महसूस करता हूँ, वो ईश्वर है। और एक चीज और दोस्तों कि ये ईश्वर के बारे में जो कहा जाता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अ गॉड्स इकोनॉमी, देयर इज नथिंग वेस्ट इन अ गॉड इकोनॉमी, कहते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा है, उसकी प्लानिंग है, उसकी योजना में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, कुछ भी खराब नहीं होता। अगर कोई काम मेरे मन के माफिक नहीं होता है तो मुझे वो चीजें अनुभव देके जाती है, और कोई काम मेरे मन के माफिक होता है, ईश्वर की योजना है, तो वो मुझे सुकून देता है, मुझे समाधान देता है। तो जो कुछ भी होगा इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, इस चीज का एहसास ये प्रोग्राम मुझे देता है। दोस्तों मैं भी बहुत पापी कर किस्म का इंसान रहा हूँ। बिल डब्ल्यू किताबों में लिखता है 22 नवंबर का, अगर हम डेली रिफ्लेक्शन देखते हैं वहां स्पष्ट तौर पे लिखता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही पापे हैं, और वो पहला पाप है खुद के प्रगति को रोकना। और प्रगति का मतलब बीडब्ल्यू के नजरों में, एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम में, पैसे कमाना मतलब प्रगति नहीं है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए मुझे, आध्यात्मिक उन्नति की राह पर चलना है, जीवन जीते वक्त आध्यात्मिक मार्ग पे जीना है। और उसके लिए मुझे अपनी जो पाप मैंने किए हैं या पाप मैं कर रहा हूं, अगर मैं अपनी प्रगति रोक पा रहा हूँ, खुद रोक रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, अपनी जिंदगी में सुधार लाने का प्रयास नहीं करता हूँ, आध्यात्मिक जीवन नहीं जीता हूँ, तो मैं आज भी पापी हूँ। और दूसरा पाप बिल डब्ल्यू कहता है कि कोई मेरा भाई, मेरे परिवार में, मेरे समाज में कोई मेरा सहयोगी या मेरा कोई भी चाहने वाला या जानने वाला व्यक्ति अगर प्रगति करता है और उसके प्रगति में मैं अगर अटकलें पैदा करता हूँ, बाधाएं पैदा करता हूँ, अड़चने पैदा करता हूँ, तो ये भी दूसरा पाप है। और ये दो पापों से मुझे अपने आप को बचाना है। पहला पाप तब नहीं होगा जब मैं अपना प्रोग्रेस शुरू नहीं करूंगा, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और मेरा प्रोग्रेस आध्यात्मिकता पर है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से मेरी प्रोग्रेस होंगी, और उसके लिए मुझे हर वक्त उन चीजों को, वो शॉर्टकमिंग जो कि कभी किसी के इसमें नहीं आता, ऐसी कुछ ख्वाहिशें रहती है। जैसे कि किसी ने बोल दिया कि चल आनंद, तेरे को मैं 2 करोड़ रुपए दे देता हूँ, तेरे को ये काम करना है, कोई नैतिकता को मान्यता न देने वाला काम, मेरा समाज, मेरा कानून इसको जो लागू नहीं होती, जिसको ये मान्य नहीं होती, ऐसा काम मुझे करने को अगर कहा जाता और उसके लिए बहुत बड़ी रकम कोई मोजने को या गिनने को तैयार है मेरे लिए, और उस वक्त अगर मैं उसको वो नैतिकता से बाहर होना काम, मेरे लॉ और जो समाज मान्यता है इससे परे वाला काम अगर मैं करता हूँ, और ऐसा करने के लिए मैं कोई लालसा में आता हूँ, तो मेरा शॉर्ट कमिंग है। इन चीजों पे भी मुझे ख्याल रखना है कि कोई मेरी जिंदगी में शॉर्ट कमिंग तो नहीं रह गया, कोई मेरी ऐसी अंदरूनी लालसा तो नहीं है, कोई सुंदर स्त्री देख के या कोई जो मुझे कभी मिला नहीं वो अगर मुझे हासिल होने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए मैं अपनी नैतिकता तो नहीं छोड़ता हूँ, मेरा ये आध्यात्मिक मार्ग तो नहीं छोड़ता हूँ। इसके लिए मुझे हर वक्त जिम्मेदारी वाला जिंदगी जीना है, बीइंग सिटीजन अगेन बनना है यार, मुझे और एक अच्छा व्यक्ति बनना है जिसको समाज का कुछ देना लगता है। उस समाज को मैंने बहुत तकलीफ दी है, उनके साथ में बहुत छल किया है, कपट किया है। तो आज मेरा दायित्व बनता है, मैं अगर शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं एक हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ अगर जी रहा हूँ, आज मेरा दायित्व बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। ये एल्कोहलिक एनोनिमस ने दोस्तों मेरी जान बचाई है। तो आज मेरा दायित्व बनता है कि जैसे जगदीश भाई जैसे न्यू कमर आते हैं, उनको मैं अपने अनुभव देके उसकी जिंदगी में सुधार लाने का प्रयास करूं।
बाकी तो जो कुछ करना है ईश्वर ही करेगा, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूँ किसी की जिंदगी में खुशहाली आने के लिए, किसी की जिंदगी में समृद्धि आने के लिए, किसी की आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए मैं एक जरिया तो बन सकता हूँ। और इन चीजों को एहसास लेके जब जीना है मुझे, ये मार्ग पे चलना है, तो हर वक्त मुझे अपना वो मेंटेनेंस करता रहना पड़ेगा। ये प्रोग्राम दोस्तों एक्शन का है। स्टेप नंबर 1 टू 9 ये मेरे एक्शन है। ये मुझे करना ही पड़ेगा, मेरा एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद की ज़िंदगी में झाँकना पड़ेगा, क्योंकि ये गतिहीनता जो ज़िंदगी को आई है, इसको अगर पुनर्पर प्रस्थापित करना है, ज़िंदगी को नए सिरे से चलाना है, तो मुझे एनालिसिस करना ही पड़ेगा, मुझे रिकवरी में आना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे हर रोज़, हर वक़्त ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, ये समझना पड़ेगा। विशुद्ध विनम्रता की बात बीएलडब्ल्यू कहता है। और विशुद्ध विनम्रता परफेक्ट ह्यूमैनिटी जिसके बारे में कहते हैं हम, तो वहाँ कहा जाता है, लिखा गया है कि हर वक्त, हर क्षण, हर जगह ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, ये समझ के अपने दोषों से मुक्त होकर, अपनी इच्छाओं से, स्वेच्छा के बंधन से मुक्त होकर अगर मैं ये जिंदगी जीता हूँ, तो दोस्तों मुझे एक अच्छा हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ मिल सकता है। उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा और ये जो अ, विनम्रता की बात कर रहा था, तो मुझे मेरे स्व के बंधन से सेल्फ सेंटर्डनेस जो था उसकी जगह मुझे ईश्वर को अपनी जिंदगी में स्थान देना है, उसके अनुसार मुझे जिंदगी चलाना है। हर वक्त प्रेयर तो करना है मेरे समस्याओं के लिए। आज मैं प्रेयर करने का मेरा स्वरूप बदलता हूँ कि आज जो भी मेरा नया भाई तकलीफ में है, भगवान उसके जिंदगी में खुशहाली दे। तूने मुझे कुछ समझा है, बहुत कुछ दिया है, ये मेरे लिए पर्याप्त है। और फिर भी कुछ कठिनाइयां मेरी जिंदगी में आएंगी, उसके लिए तू तो है। लेकिन आज जगदीश भाई जैसे जो लोग परेशान हैं, जिनके लिए जिंदगी में खुशहाली नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में वो सब भगवान दे दे। हर वक्त मेडिटेट करता हूँ, अपना वो चिंतन करते रहता हूँ कि ईश्वर की मेरे लिए क्या आज्ञा है। और ये तत्व है दोस्तों, जो जीवन मूल्य है। ये जीवन मूल्यों को जब जीता हूँ, जैसे कि जीवन मूल्यों के बारे में कहूंगा मैं, जो मेरे जिंदगी में नहीं थे, जैसे कि स्वीकार नहीं था, जैसे कि विश्वास नहीं था, जैसे कि श्रद्धा नहीं थी, जैसे कि ये शरणागति नहीं थी, जैसे कि वो ईमानदारी मेरी जिंदगी में नहीं थी, मुझ में वो धैर्य नहीं था, मुझ में इच्छा शक्ति नहीं थी, मुझ में नम्रता नहीं थी, मैं स्वातंत्र्य शब्द का अर्थ नहीं समझता था, मैं अमेंड्स नहीं करता था, मैं हर वक्त दृढ़ता पूर्वक जिंदगी नहीं जीता था, मेरी जिंदगी में कोई डर है क्या, ये चीजें को मैं नहीं देखता था। मैं पेशेंस जो होता है, संयम जो होता है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता था। एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने से उसका महत्व जिंदगी में समझने लगा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लव है, जो प्यार मैं बाकी लोगों से करता हूँ, वो अपेक्षा विरहित हो। मैं उसमें कोई एक्सेप्टेशन ना रखूं कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे को सुने, मेरे को अच्छा बोले। मैं प्यार करूं तो उसमें कोई कंडीशन, अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं, वो करूं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर मैंने एनालिसिस करके अपनी जिंदगी को कुछ सुधार किया है, तो ये चैरिटी दान करना मेरा काम है। मुझे अच्छी जिंदगी मिली है, ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। और ये साझा करते रहने के लिए ये पायनियर समूह में मैं आपके साथ आज जुड़ा हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़े शांति से सुना। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो यहाँ की कमिटी है, या फिर ये जो यहाँ के लोग हैं, जो हर वक्त मुझे यहाँ अपने अनुभव कथन करने का जो चांस देते हैं, मौका देते हैं, उन सब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि संदीप भाई है, श्याम भाई है, और बाकी सभी मेरे दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू दोस्तों। रुकना चाहूंगा।